नमस्कार, कैसे हैं आप? हमें मालूम है आज तो आप दीपावली की तैयारियों में व्यस्त होंगे, इसीलिए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली यानी रोशनी, खुशियों, पटाखों और मिठाइयों का त्योहार। लेकिन कई बार हजारों लोगों की ये खुशियां दर्द में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि इस त्योहार में जोश के साथ साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है। इसीलिए चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पटाखों से जुड़ी हुई विज्ञानवर्धक बातें। पटाखे पर्यावरण ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हैं। पटाखों के जलन से फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट जैसी विषैली गैसें निकलती हैं, जिनसे सांस की नली और फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। जला हुआ कार्बन और सल्फर का धुआं शरीर के अंदरूनी अंगों को बीमार कर सकता है। तेज रोशनी से निकली चिंगारी आंखों में जाकर रेटिना को क्षतिग्रस्त कर सकती है। इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। वहीं आंखों में नजदीक से अचानक तेज रोशनी पड़ने से भी नजर कमजोर हो सकती है। तेज आवाज से पैदा कंपन कान के पर्दों पर असर डालता है। तेज आवाज वाले पटाखों से कान के नाजुक पर्दे प्रभावित होते हैं। दीपावली के बाद कुछ दिन तक श्वास रोगियों को सुबह की सैर से भी परहेज रखना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस से अस्थमा, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और कई अन्य स्थायी बीमारियां भी हो सकती हैं। जो पेशेंट एलर्जिक है उनको अक्यूट ब्रोंकियल एस्मा का एपिसोड हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, विजिंग हो सकती है और इसके कारण उनको ब्रेथलेसनेस हो सकती है। दूसरी चीज़ है जो ये इनहेल करने से नेज़ल में, नाक में इरिटेशन हो सकता है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है और साथ में जो नॉइज़ होती है पटाखों की, उसके कारण कानों पे भी इफेक्ट आता है। केवल इतना ही नहीं, पटाखे जलाने के बाद भी इसका प्रभाव खत्म नहीं होता। पटाखों को फोड़ने के बाद जो कूड़ा बचता है वह भी खुले में फेंका जाता है, जो मिट्टी में मिलकर नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए आपने इन पटाखों की कारस्तानी, कैसे ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इनका विपरीत असर होता है। इसीलिए दोस्तों, ये त्योहार सिर्फ रोशनी और पटाखों का नहीं है, मिठाइयों का भी है, मौज मस्ती का भी है। लेकिन कई बार मिठाइयों से हमारा ये अति प्रेम हमें महंगा पड़ सकता है और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं दीपावली पर होने वाली ये आम सी समस्या फूड पॉइजनिंग के बारे में। कहते हैं भारतीय त्योहार स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरे होते हैं। दीपावली भी इनमें से एक है। दीपावली का नाम सुनकर हमारे मन में रोशनी के बाद अगर कुछ आता है तो वो है स्वादिष्ट मिठाइयाँ। कभी कभी हमारे मुंह में पानी ला देने वाली मिठाइयों में मिलावट और जहरीली होने की काफी संभावनाएं भी होती हैं। बाजार में बनी मिठाइयों में काफी ज्यादा कैलोरी होती है। इसके अतिरिक्त इनमें कृत्रिम रंग और मेटानिल येलो, लेड नाइट्रेट, म्यूरेरिक एसिड जैसे हानिकारक रसायन भी मिले हो सकते हैं, जो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। आप मिठाई खाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि उनको नॉर्मल मात्राओं में लें, ज़्यादा मिठाइयाँ ना लें। और साथ में आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए मिठाइयों को, क्योंकि उनसे उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। बच्चों में भी, बच्चे देखिए आप ज़्यादा मिठाई खा लेते हैं तो उनको क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है और इंडाइजेशन हो जाता है, वोमिटिंग भी हो सकती है उनको। और साथ में इसमें जो केमिकल्स होते हैं या जो कलर डाले जाते हैं, और कुछ लोग उसमें मिलावट भी करते हैं, काफ़ी मिलावट खोया होता है जिससे मिठाई बनाई जाती है, उसमें मिलावट भी होता है। तो वो जो चीज़ें हैं बॉडी में हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। फूड पॉइजनिंग आपको तब शिकार बनाता है जब आप ऐसा फूड खाते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से विषैला हो या फिर वो किसी बैक्टीरिया या अन्य टॉक्सिन द्वारा प्रदूषित हो गया हो। संक्रामक रोग जीवाणुओं, विषाणुओं अथवा प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। इन जीवाणुओं में साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोली, स्टेफाइलोकोकस आदि शामिल है। फूड पॉइजनिंग जो है ये मेनली 3 कारणों से होता है। जो आजकल के मौसम में आप कहेंगे, जैसे दिवाली का मौसम है, तो उसमें अधिकतर ये किसी इन्फेक्टेड फूड को लेने से हो सकता है,
या कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, अगर वो आपके खाने में मिले हुए हैं तो उसके कारण हो सकता है। और तीसरा जो है, कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अगर आपकी मिठाई में मिले हुए हैं या खाने में मिले हुए हैं तो उनके खाने से भी पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बाहर के खाने के अलावा अगर हम घर पर भी अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर इस दीपावली खान पान को लेकर आपने भी कोई ऐसी गलती की तो ये समस्या आपको भी घेर सकती है। क्या है समस्या के शुरुआती लक्षण, कैसे पहचाने कि आप भी इसके जद में आ रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर। त्योहार की खुशी के बीच, अपने चहकते चहेतों के बीच हो सकता है कि खान पान को लेकर आपसे भी कोई लापरवाही हो जाए। इसीलिए अब हम आपको बताएंगे फूड पॉइजनिंग से जुड़े हुए हमारे शरीर पर प्रभाव, इसके लक्षण और बचाव। फूड पॉइजनिंग में डायरिया की स्थिति में दूषित भोजन के माध्यम से शरीर में घुसने वाले बैक्टीरिया सबसे पहले आंतों को उत्तेजित करते हुए शरीर में पानी की कमी पैदा करते हैं। पेय पदार्थों का भरपूर सेवन नहीं करने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आमाशय उत्तेजित हो जाते हैं। पेशेंट को लगातार उल्टियाँ होती हैं और साथ में लूज मोशन भी होने लगते हैं, पतली टट्टियाँ होने लगती हैं, जिसके कारण पेशेंट को कुछ पानी भी नहीं पी सकता है उल्टियाँ होने के कारण, और कोई चीज़ खाता भी है तो उसके कारण लगातार लूज मोशन होने लगते हैं। और साथ में कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को ब्लड भी आ सकता है, टॉयलेट के साथ, स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। और अगर लगातार उल्टियाँ और दस्त हो रही हैं उसके कारण आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और साथ में वीकनेस आ जाएगी बॉडी में और ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। तो ये कुछ अलार्मिंग साइन है। जब आपको लगे कि पेशेंट बहुत वीक है और ब्लड आ रहा है उसके स्टूल में या वो उल्टियों में ब्लड आ रहा है और ब्लड प्रेशर कम लग रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में लेकर पेशेंट को जाना चाहिए। उल्टी दस्त यानी डायरिया होने से शरीर में मौजूद सारे आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, सोडियम और ग्लूकोज बाहर निकल जाते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। इसकी पूर्ति हेतु बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लगातार आपको उल्टियाँ दस्त हो रहे हैं और दवाओं का इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उस केसेस में पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है और साथ में डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट की किडनी में भी इफेक्ट आ सकता है। इसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जिसके कारण पेशेंट को यूरिन कम हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और कुछ एक्सट्रीम केसेस ऐसे भी होते हैं कि डायलिसिस भी करनी पड़ सकती है। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, पोटेशियम के लेवल कम हो सकते हैं, जिसके कारण भी हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये हमें तुरंत ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट में हमें तुरंत एडमिट करके उनमें IV फ्लूइड देने की ज़रूरत है। सीने की जलन रोकने में कुछ गोली कैप्सूल आदि भले ही रामबाण औषधि साबित होते हों, मगर फूड पॉइजनिंग या डायरिया के केस में ये घातक होते हैं।
आपके हाथों के संक्रमित होने से रोगाणु अन्य स्थलों तक पहुंच सकते हैं। हाथों को साबुन एवं गर्म पानी से धोना चाहिए ताकि रोगाणु नष्ट हो जाएं। हाथों को ठीक तरह से सूखने दें। बेहतर होगा कि लिक्विड सोप या एंटीसेप्टिक सोप का प्रयोग करें। बिना धुले हाथों के कारण विषाणु न केवल खाद्य पदार्थों तक पहुंच सकते हैं, बल्कि सीधे हाथ से मुंह एवं आँखों के रगड़ने से अन्य स्थलों पर भी पहुंच सकते हैं। तो खाना खाने से पहले हाथ धोएं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। और उससे पहले भी और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किचन में जैसे आपका मेड है, किचन में खाना बनाते हैं या आप खुद खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने से पहले भी हाथ धोएं। पूरे साबुन से हाथ धोएं, 2 बार साबुन से हाथ धोएं और खाना बनाने के बाद भी साबुन से हाथ धोएं। और ये भी ध्यान रखें कि आपका किचन जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं वो साफ़, उसमें साफ़ सफाई ठीक से रखें। वो किचन में भी सफाई होनी चाहिए, और जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉपर हाइजीनिक होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। अदरवाइज़ उन बर्तनों में भी अगर आपने उनकी सफाई नहीं करी है ठीक से, तो उनसे भी इन्फेक्शन खानों में आ सकता है। फ्रिज में रखने के बावजूद खाने में बैक्टीरिया पनप सकते हैं। दरअसल इनके अंदरूनी हिस्सों और बाहरी हिस्सों का तापमान एक समान नहीं होता। इस कारण इनके सतही हिस्से पर बैक्टीरिया आसानी से बढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग फ्रिज में रख देते हैं खाना, और वो खाना 3, 4, 5 दिन तक रखा रहता है। तो ये एक हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। आपको फ्रिज में मैक्सिमम आप ट्राई करें 2-3 दिन से ज़्यादा खाना ना रखें। जो ऐसी चीज़ें जैसे दूध है, ये आप ज़्यादा समय तक अगर नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे तो इसके कारण दूध में इन्फेक्शन हो सकता है, और वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी उसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर खाना खाने के 1 घंटे से 6 घंटे के बीच उल्टियां शुरू हो जाती हैं, तो मान लेना चाहिए कि व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा बुखार, उल्टी दस्त होना, पेट दर्द और ऐंठन, चक्कर आना और शरीर में दर्द होना फूड पॉइजनिंग के आम लक्षण हैं। पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं या लूज मोशन आ रहा है, तो उस समय हमें एक तो सबसे पहली बात है घर पे रहना है, रेस्ट करना है, और साथ में ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनसे आपको और वो बीमारी बढ़ जाए। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है, और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी है जिसमें घी तेल हो। आप सादा खाना खाइए, लिक्विड डाइट लीजिए, सेमी लिक्विड डाइट लीजिए, और जब आपको आराम मिल जाए तो उसके बाद आप नॉर्मल डाइट लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखकर इस समस्या से बचा जा सकता है। जो भी खाना खाएं वह ताज़ा और गर्म हो। बाजार में खुले में बिकने वाली तली भुनी चीजों से बचें। मिलावट खोरों से बचने के लिए अपनी भरोसेमंद जगहों से ही मिठाई खरीदें। यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मिठाई लो, बढ़िया लो और भरोसेमंद दुकान से लो, ताकि मिलावट से बचाव रहे। इस बीमारी में शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, इसलिए खूब पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। ये आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी को पूरा करता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं और घर में आपने दवाएं ली, उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है, उल्टी रोकने की दवाएं ली, टैबलेट ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, या बहुत ज़्यादा आपको पतली टट्टियाँ हो रही हैं, लूज मोशन हो रहा है, और आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, यूरिन आपको ठीक से नहीं हो रहा है, और अगर आपको उल्टी या दस्त में ब्लड आ रहा है, तब इमीडिएटली आपको मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर जाना है, और या घर के पास जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाना है, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार से ट्रीटमेंट करना है। साथ ही फूड पॉइजनिंग होने पर 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू, नमक और शक्कर मिलाकर पीना चाहिए। जैसे खेत में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खेत में काम कर रहे हैं और जल्दी में खाना खा लें बिना हाथ धोए। उनको भी अच्छे से हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है, और हाथ धोने के बाद अच्छी जगह, साफ जगह बैठकर खाना खाना है। क्योंकि अगर आप धूल जहाँ पर है, जहाँ गंदगी है, अगर वहाँ बैठ के खाना खाएंगे तो वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स है। वो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो साफ जगह बैठकर खाना खाएं, अच्छे से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, और उसके बाद खाना खाएं। और साथ में मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि वो दिवाली को एंजॉय करने के साथ साथ प्रिकॉशन भी रखें, कि वो इस दिवाली में ज़्यादा पटाखे ना यूज़ करें, और अपने आसपास जो लोग हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, घर वाले लोग हैं, उनको भी ये संदेश दें कि ज़्यादा पटाखे नहीं यूज़ करें, क्योंकि पटाखों से देखिए काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपकी आंखों की रोशनी पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, आंखों में एलर्जी हो सकती है, नॉइज़ के कारण आपके कानों
में सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में एलर्जी हो सकती है, आपके थ्रोट और लंग्स में एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। और साथ में देखिए, आप इंजॉय करें, खाने पीने को खूब इंजॉय करें, लेकिन ध्यान रखें कि जो फूड आपको बाहर का बना हुआ ज़्यादा खाना ना लें, घर में ही बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, और अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर दूषित खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपको लगातार उल्टी हो रही हो, उल्टी के दौरान खून आए, पेट में तेज दर्द हो, बोलने और दिखाई देने में तकलीफ हो, कमजोरी महसूस होने जैसे लक्षण हो, तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। आइए अब चलते हैं उस ओर जहां जीवन से जीवन के मिलन का योग होता है। जी हाँ, सही समझे आप। चलते हैं अब योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी के पास और जानते हैं घुटनों के दर्द के लिए योग साधना के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं घुटने का दर्द। किसानों भाइयों, अक्सर आप बैठकर खेती में काम करते रहते हैं, लगातार घुटने मुड़े रहते हैं। घुटने लगातार ज़्यादा देर तक मुड़े रहने से कई बार घुटने के दर्द की शिकायत आ जाती है। घुटने का दर्द एक ऐसा रोग है, यदि एक बार हो गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता, कम या ज़्यादा ये दर्द चलता ही रहता है। ऐसे में योग के कुछ हल्के फुल्के अभ्यास इस घुटने के दर्द को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है, इसके लिए दोनों पैरों को फैला लीजिएगा, दोनों हाथों को पीछे रख लें, दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर जितना हो सके आगे की ओर खींचें। खींचने के बाद यहाँ रोक दें, फिर धीरे से पैरों के पंजों को अपनी ओर खींचें, जितना हो सकता है। अपनी ओर खींचने से घुटनों के नीचे पूरा खिंचाव आने लगेगा। फिर धीरे से पैरों के पंजों को सामने की ओर खींचें। जब सामने खींचेंगे तो जंघाहों के ऊपर खिंचाव होगा, जब अपनी ओर खींचेंगे तो आपका जंघाहों के नीचे, घुटनों के नीचे खिंचाव होगा। अक्सर क्या होता है, घुटने के ऊपर और नीचे की मांसपेशियां जब कमजोर हो जाती हैं तो घुटने का दर्द की शिकायत होती है। ऐसे में ये अभ्यास घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पूरा आगे खींचें और पूरा खींचें अपनी तरफ। जब आगे खींचें तो लगभग 10 गिनती गिने, 10 सेकंड तक वहां रोकें जिससे उसका असर पूरा पड़े। फिर जब अपनी ओर खींचें तब भी 10 गिनती गिने। ऐसे 10 बार इस अभ्यास को कर लें। दूसरे अभ्यास में बड़े से बड़ा एक सर्किल बनाएं, पूरा साइड में, पूरा अपनी तरफ और फिर साइड में। अक्सर हम ये अभ्यास ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पूरा जब तक सर्किल नहीं बनाएंगे तब तक इसका लाभ नहीं होगा। तो पैर की छोटी उंगली जमीन के साथ लगी, पूरा आगे गए, फिर साइड में गए, फिर अपनी तरफ आए। ऐसे घुमाने से इसके टखने पर, घुटने पर और कूल्हे तक इस अभ्यास का प्रभाव पड़ेगा और फिर बदलकर भी इस अभ्यास को आप रिपीट करें। यह भी कम से कम 10 बार दोनों ओर से कर लें। इसके बाद में आप कोई तकिया लें या आप अपने हाथों की मुट्ठियों को बनाएं, घुटनों के नीचे रखें और घुटनों को ऊपर से नीचे की तरफ दबाएं। अच्छा होगा कि कोई तकिया, कोई कुशन लेकर घुटनों के नीचे रख लें, हाथों को पीछे रख लें। अब घुटनों को ऊपर से नीचे की तरफ दबाएं, नहीं तो मुट्ठियों से ही दबाएं। जितना दबाएंगे उतना जंघाहों के ऊपर की जो मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती आ जाएगी
और जब उनमें मजबूती आएगी तो घुटने के दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से दबाकर 10 गिनती गिने, फिर ढीला छोड़ें और 10 बार इस अभ्यास को हमें करना है। इसके बाद में हाथों को पीछे रख लें। यदि तकिया रखा था तो तकिया निकाल लें। पैरों को सामने सीधा किया हुआ है। अब अपनी ओर से थाई मसल्स को टाइट करें। जितना टाइट कर सकते हैं, घुटना भी एकदम टाइट हो जाएगा, जंघाहें भी टाइट हो जाएंगी और यहां पर रोक लें। रोकने के बाद में फिर ढीला छोड़ दें। फिर से रोकें, पूरा रोकें, वही 10 सेकंड तक और फिर ढीला छोड़ दो। पूरा रोको और ढीला छोड़ दो। लेट गए हैं, अब दोनों पैरों को ऐसे आराम से मोड़ लो। इसमें पूरा नहीं मोड़ना है, बस थोड़ा सा मोड़ें। इस प्रकार से दोनों हाथ जमीन पर रख लिए, एक पैर को उठाएं ऊपर और पंजे को खींचो अपनी तरफ। तो जैसे ही पंजे को खींचेंगे अपनी तरफ, घुटने के नीचे की तरफ पूरा खिंचाव होगा। इस खिंचाव को फील करो और फिर धीरे से पंजों को खींचे सामने। तो पंजा सामने खींचने पर ऊपर की ओर खिंचाव आएगा। जैसे हमने बैठकर किया था ऐसे ही बस लेटकर एक पैर उठाकर कर रहे हैं। ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है घुटने के दर्द को दूर करने के लिए। तो पूरा पंजा आगे और थोड़ी देर रोकने के बाद पूरा पंजा सामने। ये भी 10 बार अभ्यास करने के बाद आप दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को कर लें। पूरे पंजे को अपनी ओर खींचें, यहाँ रोकें, फिर धीरे से पंजे को खींचे सामने और वहां रोक दें। बार बार ये अभ्यास करके अपने ध्यान को अपने पैर पर, घुटने पर लगाए रखें और मन में भाव पक्का रखें कि मेरे घुटने को बल मिल रहा है, मजबूती मिल रही है, उसका दर्द कम हो रहा है। ये जो अभ्यास हैं जो हमने अभी किए, इनको आप दिन में 2-3 बार जरूर किया करें। क्योंकि एक बार से काम नहीं चलेगा, दिन में 2-3 बार जब भी याद आए इन अभ्यासों को कर लें। इसके अलावा आप महानारायण तेल लें, कोई भी वात नाशक तेल लें और उसके घुटने की मालिश करें। अपने पैर को जैसे सामने सीधा किया हुआ है, तेल लिया है और घुटने की आप अच्छी तरह से मालिश करें। बैठ जाएं रात के समय सोने से पहले और घुटने की मालिश कर लें। मालिश करने के बाद में ये जो ऊपर कटोरी सी होती है, इसको अपने हाथ से धीरे धीरे आगे पीछे ऊपर नीचे इसको थोड़ा सा हिला लें। हिलाने से घुटने को आराम मिलता है। इसके बाद जब आप तेल की मालिश कर रहे हैं, उसी समय अपने टखने की भी यहाँ पर मालिश कर लेना। ऐसे यहाँ पर एक्यूप्रेशर की दृष्टि से घुटने के पॉइंट्स होते हैं जो आपके घुटने के दर्द में आराम देंगे। कस कर इस हिस्से को दबाते हुए इसकी मालिश कर लें। साथ ही साथ खान पीन में ध्यान रखें, वात वर्धक चीजें आप ना लें। जैसे दही है, उड़द की दाल, चने की दाल, राजमा, भिंडी, अरबी, फूल गोभी, जो ये वायु वाली चीजें हैं, ये वायु वाली चीजें हमारे घुटने के दर्द को बढ़ाएंगी, इसलिए इनको अवॉइड करें और ये अभ्यास करते रहें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे घुटने का दर्द कम होता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा घुटने का दर्द ठीक ही हो जाएगा। हरिओम। आशा करते हैं कि आज के अंक में दिखाई गई ये तमाम जानकारियां दीपावली पर आपको सुरक्षित रखने में मदद करेंगी। नए अंक में फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के साथ, उसके लक्षण, उसके समाधान के बारे में बताएंगे। तब तक आप रहिए स्वस्थ, क्योंकि तभी तो हम आपसे पूछ पाएंगे कैसे हैं आप। आप सभी को एक बार फिर से शुभ दीपावली। नमस्कार।